student, this is Pankaj Dhiman. I hope you are all well at home. We are studying the subject jurisprudence. This is our first subject according to the Maharaja Ganga Singh University. तो jurisprudence को हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं. आई होप jurisprudence के बारे में अभी तक मैंने आपको जितना बताया है, as far what I have teach you already, taught you already, will be good for you. It give some basic knowledge of the jurisprudence. तो jurisprudence को आपको कुछ basic knowledge मिला होगा, और jurisprudence को आपने थोड़ा बहुत जो है अभी definition के perspective से समझ लिया होगा. तो अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है jurisprudence. अब अपनी जितनी भी definitions आपने पढ़ी हैं और उनकी डेफिनेशन को जिन्होंने दिया है, जो उनके राइटर्स हैं, जो जैसे आस्टन है, हॉलैंड है, रूसो पाउंड है, उन सभी डेफिनेशंस को हम क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे. तो ज्यूरिस्प्रूडेंस की एक डेफिनेशन दी थी ऑस्टन ने बोला था कि ज्यूरिस्प्रूडेंस इज़ द फिलॉसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ. वहाँ पे आपने ऑस्टन के डेफिनेशन को स्टडी किया था. ऑस्टन ने यही बोला था कि ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या है, फिलॉसफी है पॉजिटिव लॉ की. तो अब हम इसी डेफिनेशन को क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे कि क्या जो ऑस्टन ने डेफिनेशन दी हुई है, क्या ये ठीक है या इसमें कुछ कमियां हैं. ऐसे करके हम सभी डेफिनेशंस को जो है कवर करेंगे. ये क्वेश्चन जो है 200 वर्ड में और 500 वर्ड्स में भी आ सकता है, तो इसके लिए हम स्टडी करेंगे. तो क्वेश्चन आप आई होप आप समझ गए होंगे कि ज्यूरिस्प्रूडेंस के अंडर जितने भी ज्यूरिस्ट ने जो डेफिनेशंस दी हैं उनको हम वन बाय वन क्या करेंगे, एनालिस करेंगे, उनका विश्लेषण हम यहाँ पे करेंगे. तो फर्स्ट डेफिनेशन आपके पास, ज्यूरिस्प्रूडेंस इज़ द फिलॉसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ अकॉर्डिंग टू द ऑस्टिन. तो अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन जो ज्यूरिस्प्रूडेंस है, न्याय शास्त्र जो है वो पॉजिटिव लॉ है, फिलॉसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ है. देखिए, ऑस्टिन इज़ कंसिडर्ड टू बी द स्टूडेंट ऑफ फेमस ज्यूरिस्ट जर्मी बेंथम. ऑस्टिन जो है वो किसका स्टूडेंट है, ये आपको याद रखना, जर्मी बेंथम का स्टूडेंट है. ठीक है जी. बोथ ऑस्टिन एंड बेंथम वर द फॉलोवर द एनालिटिकल स्कूल ऑफ लॉ. दोनों ही जो ये ऑस्टिन और बेंथम हैं, ये एनालिटिकल स्कूल ऑफ लॉ को फॉलो करते हैं. पॉजिटिव लॉ भी इसको बोलते हैं, एनालिटिकल स्कूल को भी इसको बोलते हैं. एनालिटिकल क्या होता है, जब आप चीज़ों का विश्लेषण करते हैं, और पॉजिटिव स्कूल भी इसको बोलते हैं क्योंकि पॉजिटिव आपने पढ़ा है. जो ऑस्टिन की डेफिनेशन में पॉजिटिव वर्ड वैसे भी आया है, तो आप इसको एनालिटिकल स्कूल भी बोल सकते हैं और पॉजिटिव लॉ स्कूल भी बोल सकते हैं. तो ऑस्टिन और बेंथम दोनों ही इस स्कूल को फॉलो करते हैं. आगे आप स्कूल की स्टडी भी करेंगे जिसमें एक स्कूल आएगा एनालिटिकल स्कूल ऑफ लॉ या फिर पॉजिटिव स्कूल ऑफ लॉ ऑफ ऑस्टिन. तो वहाँ पे आप इन चीज़ों को स्टडी कर लेंगे. तो एनालिटिकल स्कूल ऑफ लॉ की खास बात है क्या, ऑस्टिन वांटेड टू साइंटिफिक स्टडी ऑफ लॉ. ऑस्टिन भी यही चाहे, ऑस्टिन ने इसको बोला है कि ये क्या है, वो भी लॉ को सिस्टमेटिकली मैनर से ही, साइंस के रूप में ही, जो है विज्ञान के रूप में ही उसको स्टडी करना चाहता है. बट ही इज़ डेफिनेशन ऑफ द ज्यूरिस्प्रूडेंस यूज द वर्ड ऑफ फिलॉसफी. लेकिन उसने बेंथम की तरह इसको साइंस ऑफ पॉजिटिव लॉ नहीं बोला है, उसने उसको क्या बोला है, फिलॉसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ है बोला है. ऑस्टिन हैज़ डिफाइंड द ज्यूरिस्प्रूडेंस एज अ ज्यूरिस्प्रूडेंस फिलॉसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ. ये तो आपने पहले ही पढ़ा कि ऑस्टिन इसको कैसे डिफाइन करता है. ये बोलता है कि ज्यूरिस्प्रूडेंस फिलॉसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ. अभी तक आपने इस लाइन से यही समझा कि ऑस्टिन जो है वो क्या है, फेमस स्टूडेंट है किसका, जर्मी बेंथम का. जर्मी बेंथम और ऑस्टिन दोनों ही एनालिटिकल स्कूल ऑफ लॉ को फॉलो करते हैं या पॉजिटिव लॉ स्कूल को फॉलो करते हैं. पॉजिटिव स्कूल जो है वो ऑस्टिन ने ही बनाया था, इसीलिए उसको पॉजिटिव स्कूल या एनालिटिकल स्कूल बोला जाता है. अब ये पॉजिटिव स्कूल है क्या, आगे आप पढ़ लेंगे. ऑस्टिन क्या चाहता था कि वो भी लॉ को एक सिस्टमैटिक मैनर में साइंस विज्ञान के तौर पे ही स्टडी करना चाहता था, लेकिन उसने उसको अपनी डेफिनेशन में साइंस वर्ड का यूज़ नहीं किया, फिलॉसफी वर्ड का यूज़ उसने वहाँ पे किया. ये अभी तक आपने पढ़ा. अब देखिए फिलॉसफी वर्ड उसने क्यों यूज़ किया, ये भी इसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है. देखिए पढ़िए इसको. द यूज़ ऑफ वर्ड फिलॉसफी इंस्टेड ऑफ साइंस हैज़ बीन कंसिडर्ड टू बी ड्यू टू मोर पॉपुलैरिटी ऑफ फिलॉसफी देन साइंस अमंग द थिंकिंग ऑफ जूरिस्ट ड्यूरिंग द 17th-18th सेंचुरी. कोई और कारण नहीं था. ऑस्टिन भी जूरिस्प्रूडेंस को साइंस ही मानता है, लेकिन उसने फिलॉसफी वर्ड का यूज़ इसलिए किया कि जब वो जूरिस्प्रूडेंस को क्योंकि 17th और 18th 17वीं और 18वीं शताब्दी में जो
साइंस की जगह पे फिलॉसफी वर्ड जो है ज़्यादा यूज़ होता था, उसको ज़्यादा प्रैक्टिकल माना जाता था, मोर पॉपुलर वर्ड था, इसलिए उसने साइंस की जगह उसको फिलॉसफी यूज़ किया। अदरवाइज वो भी जूरिस्प्रूडेंस को साइंटिफिक मैनर में ही, उसको साइंस ही मानता, साइंटिफिक मैनर में ही लॉ को स्टडी करना चाहता था। According to Austin, the actual meaning of jurisprudence is the formal एनालिसिस ऑफ लीगल कंसेप्ट। तो एक्चुअल में जॉन ऑस्टन यही बोलना चाहता है कि जूरिस्प्रूडेंस है क्या, फॉर्मल एनालिसिस है। फॉर्मल मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब आप चीज़ों को जो है उसमें दो लोगों के बीच में का कनेक्शन जब आप देखते हैं, लीगल कंसेप्ट के जब आप एनालिसिस करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, जूरिस्प्रूडेंस ही बोलते हैं। तो यहाँ तक क्लियर हुआ आपको, आई होप, कि ऑस्टिन कौन था और ऑस्टिन का स्कूल कौन सा है, एनालिटिकल स्कूल ऑफ लॉ है या पॉजिटिव स्कूल ऑफ लॉ है, या आगे आगे पढ़ेंगे ये कंप्लीट में क्या है क्या। फिर आपने ये देखा कि उसने साइंस का वर्ड यूज़ नहीं किया है, फिलॉसफी का वर्ड यूज़ किया है। उसने इस शब्द वर्ड को इसलिए यूज़ किया कि 7th और 18th सेंचुरी में साइंस की जगह पे फिलॉसफी वर्ड को ज़्यादा यूज़ किया जाता था। देखिए आगे आपके पास अब देखते हैं इसेंशियल डेफिनेशन के इसेंशियल एलिमेंट हैं कि जब आपने डेफिनेशन पढ़ी तो उसमें कुछ इसेंशियल एलिमेंट आपको मिले। देखिए जूरिस्प्रूडेंस की ऑस्टिन की जूरिस्प्रूडेंस की डेफिनेशन में आपने एक पॉजिटिव लॉ वर्ड पढ़ा, दूसरा आपने फिलॉसफी भी वहाँ पे पढ़ा। तो इनको अब हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो पॉजिटिव लॉ फर्स्ट, तो पॉजिटिव लॉ ऑस्टिन ने जूरिस्प्रूडेंस को पॉजिटिव लॉ क्यों बोला है ये मैंने आपको पहले भी बताया है, यहाँ पे भी पढ़ सकते हैं आप। इट मीन्स द पॉजिटिव ऑथराइज एक्सप्रेस और अनएक्सप्रेस बाय द सॉवरन और सुप्रीम गवर्नमेंट इन एन इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल सोसाइटी। किसी भी स्वतंत्र राजनीतिक समाज में, जैसे कि इंडिया एक स्वतंत्र राजनीतिक समाज है जहाँ पे इलेक्शन होते हैं और पार्टी जो गवर्नमेंट जो है बनती है, किसी भी स्वतंत्र राजनीतिक समाज में वहाँ का जो राजा होता है, सॉवरन होता है, जैसे इंडिया का सॉवरन इस टाइम कौन है, जो है नरेंद्र मोदी है और उसकी कैबिनेट है। वैसे ही किसी और देश में राजतंत्र भी हो सकता है, प्रेसिडेंट भी हो सकता है, मोनार्च भी, राजा भी हो सकता है, अलग अलग है, लेकिन वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल सोसाइटी में जो भी वो कानून बनाते हैं, एक्सप्रेस करते हैं या अनएक्सप्रेस करते हैं अपने कानून को, उसको पॉजिटिव लॉ बोला जाता है। Thus, the definition of positive law only include law which can be said to be definite or powerful, but not the divine law। तो ऑस्टिन के अकॉर्डिंग पॉजिटिव लॉ वही होता है जो कि जिसमें पावर होती है और वो सभी को एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। जो देखिए भारतीय सरकार जो भी कानून बनाती है हमारे लोगों को वो फॉलो करना पड़ता है, तो वही पॉजिटिव लॉ होता है, उसी को ही जो है पॉजिटिव लॉ बोला जाता है। और इसके अलावा वो एक डेफिनेट होता है, प्रॉपर होता है, पावरफुल होता है, उसमें पावर होती है कि उसका वो विरोध नहीं कर सकता है, बट नॉट द डिवाइन लॉ। लेकिन वो कोई डिवाइन लॉ नहीं है। डिवाइन लॉ क्या होता है, डिवाइन लॉ जो दैवीय कानून होता है जिसको हम मानते हैं, लेकिन उसमें कानून जो एक्चुअल कानून जो है उसमें उसका कोई भी स्थान नहीं है, उसकी देयर इज नो प्लेस ऑफ डिवाइन लॉ इन आवर सिस्टम। लेकिन डिवाइन लॉ जो हम और आप लोग जो है एज ए कस्टम उसको फॉलो करते हैं। तो ना तो वो डिवाइन लॉ है, ना कन्वेंशनल लॉ है, ना स्टैट्यूटरी लॉ है, इंटरनेशनल लॉ भी नहीं है, फैशन कस्टडी ऑफ लॉ, डिपेंडेंट मोरालिटी, ये कुछ भी नहीं है। इट मीन्स ऑस्टिन यहाँ पे ये बोलना चाहते हैं कि जो भी इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल जो सोसाइटी होती है उसका जो हेड होता है, गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, सुप्रीम गवर्नमेंट जो होती है, वहाँ का सॉवरन जो होता है वो कानून जो बनाता है वही कानून क्या होता है, पॉजिटिव लॉ होता है। और उसमें इतनी ताकत होती है, वो इतना संपूर्ण होता है कि सभी को वो मानना पड़ता है। लेकिन उसने साथ में ये भी बता दिया है कि वो ना तो डिवाइन कानून, दैवी कानून होता है, ना वो किसी तरीके का फैशन होता है, ना ही वो इंटरनेशनल लॉ होता है, ना ही वो स्टैच्यूटरी लॉ होता है। इट मीन्स कि ऑस्टिन यहाँ पे साथ में वो अंतर्राष्ट्रीय कानून को भी पॉजिटिव लॉ नहीं मानता है। तो यहाँ तक आपका क्लियर हुआ होगा। आगे वो सेकंड वर्ड यूज़ कर रहा है फिलॉसफी। तो फिलॉसफी क्या है, फिलॉसफी मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि उस टाइम पे आप यहाँ पे इसी चीज़ को फिर से रिपीट कर सकते हैं। आपको ज़रूरी नहीं है कि आपने यही वाला लिखना है, आप इसको ना भी लिखें तो आप जो है जो जहाँ पे मैंने जो आपको ये स्टोरी बताई कि उसने फिलॉसफी वर्ड यूज़ क्यों किया था, इसको भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि ऑस्टिन की डेफिनेशन में दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक उसने पॉजिटिव लॉ और फिलॉसफी का जिक्र किया है, तो पॉजिटिव फिलॉसफी आप यहाँ से समझा सकते हैं। ठीक है जी। तो
आगे जो है इसके साथ ही जो है ऑस्टिन जो है फ़िलासफ़ी के अंदर एक चीज़ और बोलता है। फ़िलासफ़ी बेसिकली मैंने आपको बताया कि जब आप किसी भी सब्जेक्ट को एक कंप्लीट मैनर से स्टडी करते हैं, उसको पढ़ते हैं, तो उसको फ़िलासफ़ी बोला जाता है, उसको अच्छे से स्टडी करते हैं। लेकिन ऑस्टिन के अकॉर्डिंग जो है जूरिस्प्रूडेंस दो तरीके का हो सकता है। एक होता है जनरल जूरिस्प्रूडेंस और एक होता है स्पेसिफिक जूरिस्प्रूडेंस। जनरल जूरिस्प्रूडेंस और स्पेसिफिक जूरिस्प्रूडेंस में ऑस्टिन के अकॉर्डिंग जनरल जूरिस्प्रूडेंस वो है ऐसे रूल्स, ऐसे प्रिंसिपल्स, ऐसे लॉ जो कि हर एक कंट्री के सिस्टम में इंक्लूड होते हैं। ठीक है जी, हर एक कंट्री के सिस्टम में इंक्लूड होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, जैसे राइट हर एक सिस्टम में, चाहे आप इंग्लैंड में चले जाइए, इंडिया में चले जाइए, फ्रांस चले जाइए, किसी भी देश में चले जाइए, वहाँ पे लोगों के कुछ ड्यूटीज़ होंगे, कुछ राइट्स होंगे, कुछ इंडिपेंडेंस होगी, कुछ कस्टम होंगे, पनिशमेंट्स, रेमेडी होगी, सवर्निटी होगी, पॉलिटिकल सोसाइटी होगी। डिफरेंस बिटवीन द रिटन एंड कोडिफाइड और अनरिटन कोडिफाइड भी हो सकता है। कई देशों का संविधान जो है वो रिटन हो सकता है, कईयों का जो है कोडिफाइड हो सकता है, कईयों का अनरिटन हो सकता है, अनकोडिफाइड हो सकता है। तो कुछ ऑस्टिन के अकॉर्डिंग जो है फ़िलासफ़ी जो है, फ़िलासफ़ी को उसने टू पार्ट में डिवाइड कर दिया है, क्योंकि एक थॉरली स्टडी होती है फ़िलासफ़ी में, तो उसने फ़िलासफ़ी को टू पार्ट में डिवाइड कर दिया, जनरल जूरिस्प्रूडेंस और स्पेसिफिक जूरिस्प्रूडेंस। जनरल जूरिस्प्रूडेंस के अंडर जो है ऑस्टिन का ये मानना है कि यहाँ पे सभी सिस्टम में, किसी दुनिया के किसी भी सिस्टम में कुछ चीज़ें जो है कॉमन होती हैं, सिमिलर्स होती हैं। हैंस द ऑस्टिन मीन्स बाय जनरल जूरिस्प्रूडेंस बाय विच साइंस which which science which is related to those principle, notion और distinctions which are common in all law system, जो हर एक लॉ सिस्टम में कॉमन होती हैं। जैसे ड्यूटीज़ हो गए, राइट्स हो गए, इंडिपेंडेंस हो गई, कस्टम हो गया, पनिशमेंट हो गया, कोडिफाइड अनकोडिफाइड लॉ हो गया, रिटर्न अनरिटन कोडिफाइड हो गए, ये सारी चीज़ें होगी। इसके अलावा राइट इन रिम और राइट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड। देखिए राइट इन रिम क्या होता है, आपने टॉट पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में। तो राइट इन ऐसे राइट जो आपको पूरी दुनिया के अगेंस्ट मिले हुए होते हैं। ठीक है जी। तो और कुछ राइट्स ऐसे होते हैं जो कि आपको किसी पर्सन के अगेंस्ट ही मिले होते हैं, जैसे प्रॉपर्टी राइट, सिविल मैटर जितने भी होते हैं वो आपको किसी जो आपकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाएगा उसी के अगेंस्ट आपको राइट मिलते हैं। लेकिन कुछ राइट आपके ऐसे होते हैं जो आपको सभी के अगेंस्ट मिले होते हैं, जैसे प्रॉपर्टी राइट, आपकी प्रॉपर्टी में कोई भी इंटरफेरेंस करता है, चाहे वो कोई भी हो, आप उसके अगेंस्ट जो है केस फाइल कर सकते हैं। ठीक है जी। तो इसके अलावा डिस्टिंक्शन बिटवीन द मटेरियलिस्टिक राइट रिलेटेड टू द प्रॉपर्टी एंड रिस्ट्रिक्टेड राइट अराइजिंग। कुछ राइट जो है प्रॉपर्टी पे जो है आपको मटेरियलिस्टिक रूप में मिलते हैं और कुछ जो है रिस्ट्रिक्टेड मैनर में मिलते हैं। इसके अलावा डिफरेंस बिटवीन द लाइबिलिटी ऑफ पर्टिकुलर पर्सन राइजिंग आउट ऑफ ब्रीच ऑफ, अगर कोई संविधा भंग कानून, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा जाता है तो आपको कुछ लाइबिलिटीज़ अलग तरीके से मिलती हैं और कुछ लाइबिलिटी अलग तरीके से मिलती है। मतलब ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हर एक लॉ सिस्टम में सेम ही होती हैं। लाइबिलिटी की बात कर लें आप, या मटेरियलिस्टिक राइट की बात कर लें आप, या राइट इन रिम या राइट इन पर्सनम की बात कर लें, कुछ राइट आपको पूरी दुनिया के अगेंस्ट, हर एक किसी भी लोग के अगेंस्ट मिले होते हैं। कुछ राइट आपको जो है उसी पर्सन के अगेंस्ट जो है मिले होते हैं। इसके अलावा डिस्टिंक्शन बिटवीन द सिविल इंजरी और आपको जो सिविल इंजरी मीन्स कि जो आपको कोई नुकसान होता है, कोई डैमेज होता है, आपकी प्रॉपर्टी को कोई लॉस होता है। और कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जहाँ पे आपके साथ कोई ऑफेंस होता है, अपराध होता है। तो ये सभी चीज़ें जो है अलग अलग होती हैं। मतलब कि ये हर एक लॉ सिस्टम में ये होता है। कुछ सिविल इंजरी होती हैं, कुछ क्रिमिनल इंजरीज होती हैं, कुछ आपको आपराधिक नुकसान उठाने पड़ते हैं, और कई बार आपको जो है कुछ जो है सिविल मुकदमे जो है सिविल चीज़ें जो है आपको झेलनी पड़ती हैं। तो हर एक लॉ सिस्टम में सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ, राइट इन रिम, राइट इन पर्सनम, इसके अलावा स्पेसिफिक राइट अगेंस्ट द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये सारी लाइबिलिटीज़, ये सभी जो है कॉमन चीज़ें जो हैं आपको मिल जाती हैं। इसी तरह जो है एक चीज़ यहाँ पे और बोली गई है, पीछे चलते हैं, स्पेसिफिक जूरिस्प्रूडेंस, क्योंकि उसने फिलॉसफी को टू पार्ट में डिवाइड कर दिया है। फिलॉसफी में क्या होता है, कंप्लीट और थॉरली स्टडी की जाती है। ये आपने पीछे पढ़ लिया कि फिलॉसफी वर्ड क्यों ऑस्टिन ने यूज़ किया, ये आप यहाँ पे बता सकते हैं। फिर आप ये बोल सकते हैं कि ऑस्टिन की फिलॉसफी जो है ये टू पार्ट में डिवाइड है।
स्पेसिफिक जूरिस्प्रूडेंस, जनरल जूरिस्प्रूडेंस। जनरल जूरिस्प्रूडेंस आपने समझ लिया कि हर एक लॉ सिस्टम में जो कॉमन चीज़ें होती हैं वो उसको हम जनरल जूरिस्प्रूडेंस जो है बोलते हैं। स्पेसिफिक जूरिस्प्रूडेंस जो किसी लॉ सिस्टम में, उसी लॉ सिस्टम में जो है उन चीज़ों का यूज़ होता है, पूरे वर्ल्ड में उनका यूज़ नहीं होता है, इसको हम नेशनल जूरिस्प्रूडेंस भी बोलते हैं। देखिए हमारे देश में कुछ ऐसे लॉ हैं जो किसी और देश में नहीं चलते हैं, वो कॉमन चीज़ें नहीं हैं, ठीक है जी। कुछ चीज़ें हमने अपने अकॉर्डिंग, हमारी सोसाइटी के अकॉर्डिंग जो है बनाई हुई हैं और हम उन्हीं को फॉलो करते हैं। देखिए जैसे हमारे इंडिया में जो शादी के तरीके हैं, और आपने हिंदू मैरिज एक्ट पढ़ा, हिंदू फैमिली लॉ भी पढ़ा, वहाँ पर आप देखा कि हिंदुओं में शादी कैसे की जाती है, वो हमारे देश की कम्युनिटी है, तो हमने उन्हीं के अकॉर्डिंग जो है अपने लॉ, वो पूरी दुनिया में एप्लीकेबल नहीं होते हैं, वो हमारे ही सिस्टम में एप्लीकेबल होते हैं। जितने फैमिली लॉ हैं वो हमारे ही देश में चलते हैं, किसी और कंट्री में नहीं चलते। लेकिन जनरल जूरिस्प्रूडेंस में क्या है, जो भी सिद्धांत है वो कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो कि पूरी दुनिया में फॉलो होते हैं। लेकिन स्पेसिफिक जूरिस्प्रूडेंस में वो चीज़ें, वो रूल्स, वो रेगुलेशन जो हैं सिर्फ अपने ही देश में चलते हैं, किसी और देश में नहीं चलते। इसका सिंपल एग्जांपल आपके पास जितने भी हमारे पास फैमिली लॉज हैं, चाहे वो हिंदुओं से रिलेटेड हो या मुस्लिम रिलेटेड हो, वो इंडिया में ही चलते हैं, बाहर के लोगों पे वो नहीं चलते हैं। तो इस तरीके से आप पॉजिटिव लॉ और फिलॉसफी को, जो ऑस्टिन का मेन कोर मेथड है, उसको आप स्टडी कर सकते हैं। अब जो है इसका क्रिटिसिज्म कर देते हैं। तो ऑस्टिन की डेफिनेशन के कुछ क्रिटिसिज्म भी है आपके पास, नहीं पहले कंक्लूजन है, तो कंक्लूजन आपके सामने है, फर्स्ट है। अब आपने सब कुछ पढ़ने के बाद आपके पास कंक्लूजन करना इजी हो जाएगा। द प्रिंसिपल ऑब्टेन फ्रॉम द सेवरल डेफिनेट सिस्टम आर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द जनरल जूरिस्प्रूडेंस। देखिए द प्रिंसिपल ऑब्टेन फ्रॉम द सेवरल डेफिनेट अलग अलग सिस्टम में के जो प्रिंसिपल हमने ऑब्टेन किए होते हैं, क्योंकि वो सभी जगह पे सेम ही होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, जनरल जूरिस्प्रूडेंस बोलते हैं। ये आपने पढ़ा, अभी पढ़ा आपने कि जनरल जूरिस्प्रूडेंस क्या होता है, जो सभी ऐसी कॉमन चीज़ें सभी सिस्टम में पाई जाती हैं, तो हम उसको क्या बोलते हैं, जनरल जूरिस्प्रूडेंस बोलते हैं। मेरिट एंड डीमेरिट ऑफ लॉ हैज़ नो एक्चुअल और डायरेक्ट कनेक्शन विद द जूरिस्प्रूडेंस। कानून जो है उसके मेरिट के हैं, डीमेरिट के हैं, उस कानून का किस पे क्या प्रभाव पड़ेगा, किसी कम्युनिटी, किसी खास कम्युनिटी पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका भी ऑस्टिन की इस थ्योरी का में कोई लेना देना नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया कि सुपीरियर पॉलिटिकल अथॉरिटी कानून आती है, कोई भी लॉ हमने बनाया तो हम उस कानून में ये नहीं देखते हैं कि ये हिंदुओं पे अप्लाई नहीं होगा, मुसलमानों पे अप्लाई नहीं होगा, वो सभी के लिए एक जैसा ही होता है। तो कहीं के लिए वो अच्छा हो सकता है, कहीं के लिए वो बुरा हो सकता है, लेकिन इस चीज़ का उस कानून पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। Although general principles and distinctions are found in several law systems, even they are not considered sufficient in similar sense of all systems. Although general principle and distinctions are found, हालांकि जनरल प्रिंसिपल जो आपके पास है, जो ऐसे कानून जो सभी सिस्टम में एक जैसे ही होते हैं, उनमें थोड़ा फ़र्क होता है, लेकिन कुछ ज़्यादा फ़र्क उनमें देखने में नहीं मिलता है। स्पेसिफिक जूरिस्प्रूडेंस इज द साइंस ऑफ एनी डेफिनेट लॉ सिस्टम और इट्स एनी पार्ट ऑन इट्स प्रैक्टिकल। और यहाँ पे क्योंकि आप कंक्लूजन निकाल रहे हैं, तो जो हमारा स्पेसिफिक जूरिस्प्रूडेंस है वो आपने समझा, मैंने आपको बताया कि वो लॉ सिस्टम का कोई एक पार्ट हो सकता है, या प्रैक्टिकली हो सकता है, या कोई ऐसा लॉ सिस्टम हो सकता है जो पूरी दुनिया में नहीं फैला है, तो लॉ का एक पार्ट वो हो सकता है। तो ये कंक्लूजन है। तो कंक्लूजन हमने बेस उस ऊपर जो हमने पढ़ा, जो हमने पॉजिटिव लॉ को समझा या फिलॉसफी को समझा, उसी में से आपने कंक्लूजन निकाला है। आप अपने तरीके से भी कंक्लूजन निकाल सकते हैं। अब इसकी क्रिटिसिज्म की बात करते हैं। तो क्रिटिसिज्म आप जो है कर सकते हैं, बेसिकली क्रिटिसिज्म होगा ही होगा। और आप जो भी डेफिनेशन को यहाँ पे इवेल्युएट करेंगे उसका क्रिटिसिज्म जरूर करेंगे, कि आपको क्वेश्चन ही क्रिटिसिज्म के साथ ही पूछा जाएगा। डेफिनेशन ऑफ ऑस्टिन हैज़ बीन क्रिटिसाइज्ड बाय सेवरल जूरिस्ट। बहुत सारे जूरिस्ट ने, कानून के ज्ञाताओं ने ऑस्टिन की डेफिनेशन को जो है क्रिटिसाइज़ किया है। दी जूरिस्ट हैव ऑल्सो गिवन देयर डेफिनेशन ऑफ द जूरिस्प्रूडेंस। उन्होंने अपनी अपनी डेफिनेशन भी जूरिस्प्रूडेंस पे दी है, और ऑस्टिन की डेफिनेशन को डिनाई किया है, नकारा है। हॉलैंड और सालमन जो है सबसे बड़े क्रिटिक्स हैं, क्योंकि इन्होंने अपने अपनी डेफिनेशंस भी दी हैं। द बेस ऑफ द क्रिटिसिज्म, हॉलैंड क्या क्रिटिसिज्म करते हैं यहाँ पे बताया हुआ है। आप यहाँ पे हेडिंग भी दे सकते हैं कि क्रिटिसिज्म बाय द हॉलैंड। हैज़ बीन द क्लासिफिकेशन ऑफ जूरिस्प्रूडेंस बाय द ऑस्टिन इनटू। सबसे पहले बात, सिंपल सी बात ये बोलता है कि जनरल जूरिस्प्रूडेंस, हॉलैंड ये बोलता है कि जो ऑस्टिन ने जो जूरिस्प्रूडेंस को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है ना, स्पेसिफिक जूरिस्प्रूडेंस और जनरल जूरिस्प्रूडेंस में, यही गलत है।
इसकी कोई भी जुरिस्प्रूडेंस की कोई स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन नहीं हो सकती, उसको आप दो भागों में नहीं बांट सकते। कानून इनके अनुसार, हॉलैंड के अनुसार सभी कानून सेम ही होते हैं। उसकी अपनी सोच है, हम ये नहीं बोलेंगे क्योंकि इन्होंने जैसे बोला हम उसको ऐसे ही पढ़ना वाला है, पढ़ेंगे। हॉलैंड सेज दैट द जुरिस्प्रूडेंस इज अ प्रोग्रेसिव साइंस, इट इज़ अ यूनिवर्सल। हॉलैंड के अकॉर्डिंग जुरिस्प्रूडेंस क्या है, एक प्रोग्रेसिव साइंस है और ये यूनिवर्सल है, मतलब पूरे ब्रह्मांड पे एक जैसा ही होता है। क्योंकि उसके कंसेप्ट में क्या है कि जो कानून होता है वो यूनिवर्सल होता है, सभी के लिए सेम ही होता है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ऐसा नहीं सोचता है, ऑस्ट्रेलिया इसको टू पार्ट में डिवाइड करता है। हाँ जी। तो हॉलैंड की अकॉर्डिंग जो है सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म उसका यही है कि ये बोलता है कि जो ऑस्टिन ने जूरिस्प्रूडेंस को टू पार्ट में डिवाइड कर दिया है, स्पेसिफिक और जनरल जूरिस्प्रूडेंस में, ये गलत है। क्योंकि जो जूरिस्प्रूडेंस होता है वो यूनिवर्सल है, उसको आप टू पार्ट में एक डिवाइड नहीं कर सकते। मतलब आप जूरिस्प्रूडेंस को, कानून को किसी एक देश का अलग कानून और पूरी दुनिया का अलग कानून में डिवाइड नहीं कर सकते हैं। दूसरा जो यहाँ पे क्रिटिसिज्म हुआ है वो है सालमन का क्रिटिसिज्म। तो सालमन के क्रिटिसिज्म को आप यहाँ पे अंडरलाइन कर लें। देखिए क्या बोलता है, हैज़ बिन द impractically सालमन viewed that it is not necessary to find any principle in similar form in a similar system as a subject of jurisprudence। सालमन जो है यहाँ पे सालमन यहाँ पे ये बोलने की कोशिश कर रहा है कि आप किसी सिमिलर सिस्टम को, देखिए यहाँ पे लिखा है इसने, क्योंकि सॉरी आई एम सॉरी, एक मिनट जी। देखिए सालमन यहाँ पे जो बोल रहा है वो ये बोल रहा है कि आप किसी सिमिलर फॉर्म को, कोई भी प्रिंसिपल है, कोई भी रूल है किसी भी सिस्टम का, किसी भी देश का, वो जो है हर एक सिस्टम में एप्लीकेबल नहीं हो सकता है, वो अलग अलग हो सकता है। क्योंकि ऑस्टिन ने क्या बोला था कि कुछ सिमिलर सिस्टम जो है हर एक लीगल सिस्टम में, दुनिया के हर एक लीगल सिस्टम में, चाहे वो अमेरिका हो, इंडिया हो, इंग्लैंड कहीं भी हो, उन्हीं में सिमिलर ही होते हैं। लेकिन सालमन ये बोलता है कि कोई सिमिलर चीज़ जो है किसी कंट्री के लिए हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। ये पेट नहीं है कि कोई हर एक कंट्री की सभी कानून जो है सिमिलर ही होंगे, वो अलग अलग भी हो सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हो, सालमन व्यूड दैट इट इज़ नॉट नेसेसरी टू फाइंड एनी प्रिंसिपल इन सिमिलर फॉर्म इन द सिविल सिस्टम एज अ सब्जेक्ट ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। ठीक है जी। देखिए सालमन ने फिर यहाँ पे डिफाइन किया, द स्पेसिफिक जूरिस्प्रूडेंस इज नॉट द जनरल स्टडी ऑफ लॉ सिस्टम। देखिए स्पेसिफिक जूरिस्प्रूडेंस जो है, विशेष जूरिस्प्रूडेंस न्याय शास्त्र की बात जो ऑस्टिन करता है, वो जनरल स्टडी नहीं है, बट इज अ स्टडी ऑफ कॉमन और बेसिक एलिमेंट ऑफ द पर्टिकुलर लीगल सिस्टम। किसी भी देश के जो पर्टिकुलर लीगल सिस्टम है उसका कोई एक एलिमेंट, बेसिक एलिमेंट हो सकता है। तो सालमन के अकॉर्डिंग जो है कोई भी सिमिलर सिस्टम जो है किसी कंट्री में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। हर कंट्रीज़ के सिस्टम अलग अलग हो सकते हैं, जूरिस्प्रूडेंस में हम उनको सभी को स्टडी कर सकते हैं, लेकिन सिस्टम सिमिलर होंगे हर एक लीगल सिस्टम में, वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है जी। तो इस तरीके से आपने हॉलैंड और सालमन की क्रिटिसिज्म यहाँ पे आपने पढ़ा। इसके अलावा फेमस जूरिस डायस ने भी इस ऑस्टिन की डेफिनेशन को क्रिटिसाइज किया है। ऑस्टिन डिड नॉट मेंशन एनी ग्राउंड फॉर द डेवलप्ड एंड एक्सटिंक्ट फॉर्म ऑफ एनी लॉ सिस्टम। ऑस्टिन ने किसी भी डेवलप लॉ सिस्टम को वहाँ पे डिफाइन नहीं किया है कि कौन सा लॉ सिस्टम होना चाहिए, डेमोक्रेसी होनी चाहिए या फिर प्रेसिडेंशियल सिस्टम होना चाहिए, लोकतंत्र होना चाहिए, राजतंत्र होना चाहिए, मोनार्ची होनी चाहिए, ये कहीं पे भी डिफाइन नहीं किया है। ऑस्टिन डिड नॉट मेंशन द जनरल प्रिंसिपल्स आर दोज विच आर फाउंड फैक्चुअली कॉमन। और इसके अलावा वो जनरल प्रिंसिपल की बात तो कर रहा है, लेकिन उसने कहीं पे भी उन जनरल प्रिंसिपल को डिफाइन नहीं किया है कि वो जनरल प्रिंसिपल्स है क्या। इसके अलावा Austin also did not classify those notions which he had mentioned in his book are actually found in the developer notion। जो नोशन उसने, जो प्रिंसिपल उसने बताए हैं, वो उसने अपनी बुक में उनको प्रैक्टिकली जो है एग्जाम्पल के तौर पे बताया नहीं है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो ऑस्टिन के रिगार्डिंग है, ऑस्टिन जो है दी हैं। ये आपका सब्जेक्ट था, इसको हम फिर से अगले टॉपिक में पढ़ने से पहले एक बार स्टडी कर लेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।